नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म। उनमें फेसबुक शामिल है, उनमें इंस्टा शामिल है, या तमाम तरह की जो वेबसाइटें चल रही हैं उन पर ऑब्सीन जो नृत्य या चित्र दिखाए जा रहे हैं और उन पर जो स्टोरियां ऑब्सीन चल रही हैं, उसको लेकर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा ऑर्डर किया है। और उसका एक प्रोसीजर जो मुझे लगता है कि लोगों को डर लगता था कि आखिर क्या करें, कैसे होगा। और हमारी तो अप्रोच ही हाई कोर्ट तक नहीं है, हमारी अप्रोच सुप्रीम कोर्ट तक नहीं है। उसका तरीका मैं आपको बताता हूं कि इस केस में कैसे नीचे के जो सीएमएम की कोर्ट रहती है, एसीएमएम की कोर्ट रहती है, वहां इसका केस फाइल किया गया। स्टूडेंट रोमांस नाम की एक सीरीज, वेब सीरीज बनी। वो पहले यूट्यूब पर चली, फिर कुछ वेबसाइटों पर चली, फिर वो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चली गई। किसी सज्जन ने इसको देखा होगा, देखने के बाद उनको लगा कि भाई स्टूडेंट रोमांस के नाम से ही कितनी वल्गैरिटी इसमें प्रस्तुत की जा रही। उसने वो वेब सीरीज देखी। वेब सीरीज देखने के बाद उसमें कितने मिनट से कितने मिनट तक कौन कौन से सीन दिखाए गए इसका डेटा निकाला। कितने मिनट से कितने मिनट तक क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए, कौन सी भाषा इस्तेमाल करी, उसका डेटा निकाला। फिर उसमें जो बाकी उसके टाइटल कितने खराब इस्तेमाल करे गए हैं, वो टाइटलों का उन्होंने संग्रह किया। संग्रह करने के बाद नीचे की अदालत में मुकदमा फाइल कर दिया। हालांकि उसमें सबसे पहला प्रश्न ये खड़ा हुआ कि सेक्शन 154 में, यानी कि जिसमें एफआईआर दर्ज की जाती है, तो आप पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों नहीं गए, वहाँ क्यों नहीं गए। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में कहा कि भाई सामने वाला गया था, वो मुकदमा नहीं लिख पाया, वो अलग बात है। लेकिन कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। चूंकि कोर्ट के वो ओपन फोरम पर पड़े हुए थे, कोई बहुत इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं थी। कोर्ट ने सामने वाले को आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 67 कैपिटल ए, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी एक्सप्लिसिटली नहीं दिखाई दिया जाएगा, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई जाएंगी या सोशल मीडिया के माध्यम से उसको लाने की कोशिश होती है तो वो नहीं किया जा सकता जो देश में वल्गैरिटी फैला रहा हो, जो देश में सब गलत कर रहा हो। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 का हवाला दिया है और इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहने की कोशिश की है कि जो वीमेंस को लेकर, वीमेंस के विजुअल्स 1986 में कानून बना था, जिसमें कहा गया था कि महिलाओं के विजुअल्स को लेकर सेक्सुअलिटी नहीं पेश की जा सकती, नहीं बनाई जा सकती, और ना ही उसका चित्रण किया जा सकता है और ना ही उसको दिखाया जा सकता है। ये कानून मैंने भी पहली बार ही सुना है कि ऐसा कोई कानून भी है जिसमें महिलाओं को कितना दिखाना है, महिलाओं का कितना चित्रण करना है और कितना चित्रण किया जा सकता है, ये सब कुछ कोई कानून में हो। मुझे लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये एक बड़ा चैलेंज था। कोर्ट ने, नीचे वाली अदालत ने इनको उसमें दोषी ठहराया। दोषी ठहराने के बाद एफआईआर का मामला हो गया कि भाई एफआईआर होगा। फिर ये रिवीजन में चले गए, मतलब पार्टी रिवीजन में चली गई, जो मीडिया प्लेटफॉर्म था। रिवीजन में जाने के बाद ऑनरेबल एडिशनल सेशन जज ने भी इस मामले में संज्ञान ले लिया। मामला सुप्रीम कोर्ट चलाया। मामला सुप्रीम कोर्ट में जब आया तो सुप्रीम कोर्ट में 3 कानून, जैसे सेक्शन 292, 294 इंडियन पीनल कोड, जिसमें वल्गैरिटी की बात की गई है, सेक्शन 67 कैपिटल ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सेक्शन 2C 3, 4 ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। फिर से मैं बताता हूँ, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, इसका हवाला दिया गया और ये कहा गया कि भाई किसी भी महिला का रिप्रेजेंटेशन, जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन करना है या उनका गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन को प्रोहिबिट करना है, किसी महिला को ऐसे उसके अंगों का, उसके शरीर का, उसकी बनावट का, उसके कपड़ों का ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जा सकता जो कि वल्गर हो। मामला हाई कोर्ट पहुंच गया, मतलब ये उसके खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट ने पूरे मामले को सुना। सुनने के बाद महिला जज बैठी हुई थी, उन्होंने ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा, उन्होंने पूरे मामले को सुनने के बाद कहा कि भाई ये जो आप वाकई में जो कंप्लेंट हुई है वो कंप्लेंट तो जेन्युइन है। उस कंप्लेंट में जो बातें कही गई हैं वो सब कानूनन ठीक नहीं।
अब बहस वहां छिड़ गई कि साहब 156(3) में कैसे आएगा, 156 क्लॉज 3 का ऑर्डर कैसे हो गया, 154 में जाना चाहिए था। 156(3) और 154 में आपको बता दूं कि 154 में ये कानून है कि आप जाइए, आपको अगर किसी कानून का उल्लंघन लगता है या कानून का ब्रीच होता है तो सीधा सीधा एफआईआर लिखी जाएगी, और अगर वो मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फिर एफआईआर में होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो फिर वो 155 में एनसीआर में दर्ज होगा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि वो ऑफेंस जिस पर पुलिस सीधा संज्ञान नहीं ले सकती, वो मैजिस्ट्रेट के सामने उस कंप्लेंट को भेजेगी, मैजिस्ट्रेट अगर डायरेक्शन देगा तो फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, नहीं देगा तो नहीं होगा, मतलब मैजिस्ट्रेट के संज्ञान में चला गया। फिर इसी मामले में जब हम सेक्शन 156 में पहुंचते हैं तो हम कोर्ट पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि साहब इन्होंने मेरी एफआईआर नहीं लिखी, इसलिए आप कोर्ट 156 क्लॉज 3 में आदेश दीजिए कि एफआईआर लिखी जाए, इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो ये मामला प्रॉपर ये है कि इन्होंने जो सज्जन जो कंप्लेनेंट है उन्होंने कंप्लेंट किया कि भाई इनके खिलाफ एफआईआर लिखवाई जाए और इन्वेस्टिगेशन किया जाए, जो जो दोषी हैं, जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी होगी, जो स्क्रिप्ट डायरेक्टर्स होंगे, जो स्क्रीन डायरेक्टर्स होंगे, जो जो शूटिंग कर रहे होंगे, जिन्होंने इस पर एक्टिंग की होगी, जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया होगा, इस पूरे मामले को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एफआईआर दर्ज होना जरूरी है। एफआईआर चूंकि बाकी जो कंटेंट सामने दिख रहा है वो कंटेंट दिख रहा है, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये कंटेंट जो है वो इलीगल है, ये कंटेंट जो है वो वल्गर है, ये कंटेंट जो है वो वीमेंस प्रोविजन एक्ट में आता है, ये आईटी एक्ट में आता है। लेकिन इसके पीछे के रियल कल्प्रिट कौन है, क्योंकि ये तो कंपनी है जिसके खिलाफ जो ये पब्लिश कर रही, तो कंपनी के मामले में एक सिंपल रूल है क्रिमिनल का कि भाई कंपनी खुद में लीगल एंटिटी होती है, लीगल पर्सनालिटी होती है, कंपनी खुद में मालिक होती है, उसके डायरेक्टर भी उसके मालिक नहीं होते, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो उसके मालिक नहीं होते, कंपनी के शेयर होल्डर्स केवल डिविडेंड लेने के अधिकारी होते हैं, बाकी कंपनी खुद में मालिक होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से काम करती है। तो फिर इसमें एक कानून है कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, यानी कि जब क्रिमिनल मामला कोई हो तो कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर दीजिए, उसकी जो आभा मंडल है, जो जो पर्सनालिटी है उसको लिफ्ट कर दीजिए, अंदर घुस जाइए। अंदर घुसकर उस निर्णय के लिए, उस काम के लिए जो लोग दोषी हैं, जिन्होंने निर्णय लिया है, उन पर क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी पर क्रिमिनल कार्रवाई हो तो सकती है लेकिन कंपनी की गिरफ्तारी कैसे होगी, कंपनी के ऊपर एक्शन कैसे होगा, कंपनी के ऊपर पीनल एक्शन कैसे होगा, पेनल्टी लगाई जा सकती है लेकिन बाकी पीनल एक्शन जेल भेजना है। और सेक्शन 67 कैपिटल ए ऑफ आईटी एक्ट में तो 5 साल की सजा है, 7 साल की सजा, लाखों रुपए का जुर्माना है। जुर्माना तो भरा जा सकता है, लेकिन ये जो 5 साल 7 साल की सजा है उसमें कंपनी कैसे सजा जाएगी। इसलिए कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करके उसमें जो व्यक्तिगत दोषी हैं, जिन्होंने निर्णय लिया है, उन सभी के ऊपर उसका केस जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तो बाकायदा प्रॉपर एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर दर्ज होकर पुलिस इन्वेस्टिगेट करे और जो रियल कल्प्रिट हैं कंपनी के अंदर उनको ढूंढे, कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करके। तो उनको ढूंढने के लिए प्रॉपर देखना पड़ेगा स्क्रिप्ट कहाँ से लिखी, किसने किया, किसने शूट किया, लड़कियों का क्या रोल है, लड़कों का क्या रोल है, लड़कियों के साथ क्या ये जबरदस्ती किया गया है, नहीं किया गया है, बहुत कुछ। तो केवल इतनी सी बात है कि साहब एफआईआर करी जाए इनके ऊपर और इनके ऊपर मुकदमा करके इन्वेस्टिगेट किया जाए, इनको जेल भेजा जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो हाई कोर्ट ने कहा भाई देखो, भारत बढ़ता हुआ देश है, भारत प्रोग्रेसिव देश है, भारत में ये चीजें जो हमारे बच्चों के साथ हो रही हैं, ये चीजें यहाँ प्रोहिबिटेड हैं, इनको नहीं टॉलरेट किया जा सकता। सवाल ये पैदा होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम से किस हद तक ये सब कुछ स्वीकार किया जा सकता है, उसकी लिमिट क्या है और लिमिट तय कौन करेगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जिसमें सुनवाई उन्होंने कहा अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 2014 सुप्रीम कोर्ट 1493, ये साइटेशन है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसे पता लगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर मस्ट बी एन कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट, जो कम्युनिटी जिसको स्वीकार कर ले उतना है, क्योंकि हमारे यहाँ रॉथ और हिकलिन टेस्ट पहले हो चुके हैं। ये टॉट का मामला हुआ करता था, रॉथ एंड हिकलिंग, कि किस हद तक उसको स्वीकार किया जा सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज से 20 साल पहले जितनी वल्गैरिटी स्वीकार्य थी उतनी अब कहते हैं कि ये गलत दिशा में एडवांस जमाना हो गया। एडवांस जमाना हो गया तो आपकी सोच तज्ञानूसी होगी।
कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो टेस्ट इसमें बताया कि आज के समय पर कम्युनिटी कितना उसको स्वीकार कर सकती है, कम्युनिटी का स्टैंडर्ड क्या है, कम्युनिटी इस समय किस स्थिति में है, उसके अनुसार तय होगा कि इसमें ऑब्सीन है कि नहीं है, इसमें कुछ गंदी चीजें हैं कि नहीं है, और गंदी मानी जाए तो कितनी मानी जाए। क्योंकि जहां तक मुझे याद है, एक बहुत पहले एक केस आया था रंजीत कुमार का, उस केस का नाम था लेडी चैटरली लवर्स। लेडी चैटरली लवर्स नाम की एक पुस्तक हुआ करती थी, किसी दुकान पर लगी हुई थी। वो पुस्तक इंस्पेक्टर ने पकड़ ली और पकड़ने के बाद मुकदमा कर दिया। तो सामने वाला कह रहा है कि भाई हमें तो पता नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, हम तो किताबों बेचते हैं, लाखों किताब हमारे पास लगी है कि ये भी लगी। कोर्ट ने उस समय लेडी चैटरली लवर किताब को ऑब्सीन माना था क्योंकि उसमें गलत तरीके से लिखा हुआ था, और ऑब्सीन मानते हुए उस दुकानदार से ये कहा था कि आप इसको बेचना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो लेडी चैटरली लवर्स, लेकिन आज की तारीख में आप पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये तो बहुत हल्की फुल्की उसमें कॉमेडी टाइप है, लेकिन उस समय सन 60 के दशक में वो ऑब्सीन मानी जाती थी। तो फिर जो 60 में ऑब्सीन माना जाता था वो आज ऑब्सीन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में ये कहा कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट पता करना चाहिए कि आज की कम्युनिटी स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पिटीशन में जो एविडेंस लगाए गए थे उन वेब सीरीज को सुनने के बाद, देखने के बाद, मुझे लगता है कि देखा और सुना ही होगा, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो टेक्स्ट दिया गया है ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करता, जो रॉथ टेस्ट या हिकलिन टेस्ट है। तो उन्होंने कहा कि ये उसको चूंकि क्वालिफाई नहीं करता, इतनी ज्यादा बल्गर शब्दों का, इतने ज्यादा द्विअर्थी शब्दों का, इतने ऐसे शब्दों का जिसका मतलब कुछ और हो और वो शब्द कहीं और इस्तेमाल किए जाते हों, गालियां इस्तेमाल की जाती हों, ये आज की कम्युनिटी टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करते, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर केंद्र सरकार को लिखा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को लिखा और उनसे कहा कि जो आईटी रूल्स हैं उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए, उनका पालन करिए, और ओटीटी प्लेटफॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म्स में जो भी इस समय दिया हुआ है उन सब पर एक मॉनिटरिंग टीम बिठाई जानी चाहिए। उसके बाद ही इस पर कुछ काम होना चाहिए, नहीं तो ऐसे अगर इनको फ्री हैंड छोड़ दिया जाएगा तो बहुत कुछ हमारी कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है और बहुत कुछ कम्युनिटी के साथ गलत हो जाएगा। इसलिए सरकार को आदेश दिया जाता है और इन पर एफआईआर दर्ज करने का डायरेक्शन दिया जाता है। इनको डायरेक्शन मतलब एफआईआर दर्ज की जाए, एफआईआर दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और पूरी इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और कि सरकार इस विषय पर रेगुलेशन को कड़ाई से पालन करवाए और इस पर मीडिया मॉनिटरिंग के लिए कुछ व्यवस्था करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।